अगर आज अचानक से इंसान इस प्लैनेट से गायब हो जाएं, तो वाइल्ड ग्रासेस, फॉरेस्ट्स और वीड्स पूरी दुनिया पर फ्रीली कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक प्लांट ऐसा है जो वाइल्ड में अडेप्ट नहीं कर पाएगा और बहुत जल्दी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हाँ, और वो प्लांट है कॉर्न यानी मक्का। एग्जैक्टली। आज हम जिस एक्सटेंसिव एग्रोनॉमी डॉसियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो इसी प्लांट यानी ज़िया मेज़ पर बेस्ड है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो भुट्टा हम नॉर्मली एज अ स्नैक कंज्यूम करते हैं वो एसेंशियली एक इतनी हाईली इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल मशीन बन चुका है कि बिना स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फील्ड मैनेजमेंट के उसका नेचुरली सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम समझें कि एक सिंपल एंशिएंट वाइल्ड ग्रास आखिर दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल पावर हाउस कैसे बन गई। आज इस टेक्निकल बायोलॉजी और प्रिसीजन एग्रोनॉमी के सफर में हम इसके सेंट्रल अमेरिका के ओरिजिन से लेकर इसके हाई यील्ड पोटेंशियल, जेनेटिक्स और फील्ड प्रोटोकॉल्स को डिकोड करने वाले हैं। और इस एवोल्यूशन को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें इस एग्रोनॉमी डॉसियर के टेक्निकल फ्रेमवर्क के अंदर जाना होगा। बेस ओरिजिन जरूर सेंट्रल अमेरिका है, पर इस प्लांट को ह्यूमन इंटरवेंशन ने फंडामेंटली रीशेप किया है। राइट। अगर हम इसकी बेसलाइन साइटोजेनेटिक्स पर नजर डालें तो इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 होता है। लेकिन इस न्यूमेरिकल डेटा से कहीं ज्यादा क्रिटिकल इसका फिजिकल स्ट्रक्चरल हैबिट है। इसी स्ट्रक्चर के कारण इस डॉसियर में से क्वीन ऑफ सीरियल्स का प्रेस्टिजियस टाइटल दिया गया है। वही पॉइंट मुझे थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगा। हम जनरल टर्म्स में व्हीट या राइस को अपना प्राइमरी स्टेपल मानते हैं, तो इस स्पेसिफिक प्लांट ज़िया मेज़ को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहने के पीछे का सॉलिड साइंटिफिक रीजन क्या है? क्या ये प्योरली इसकी अग्रेसिव ग्रोथ स्पीड की वजह से है या इसके इंटरनल मैकेनिज्म में कुछ और साइंस इन्वॉल्व है? ग्रोथ स्पीड एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर जरूर है, लेकिन क्वीन ऑफ सीरियल्स का जो एक्चुअल बेसिस है वो इसका एब्सोल्युटली अनमैच्ड यील्ड पोटेंशियल है। ओके। किसी भी दूसरे कमर्शियल सीरियल्स के कंपैरिजन में ज़िया मेज़ पर हेक्टेयर सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, और इस मैसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का बायोलॉजिकल सीक्रेट इसके ग्रोथ हैबिट में लॉक्ड है। ये फंडामेंटल लेवल पर एक नॉन टिलर प्लांट है और स्ट्रिक्टली मोनोइशियस नेचर कैरी करता है। आई वांट टू ब्रेक दिस डाउन फॉर क्लैरिटी। जब हम नॉन टिलर प्लांट बोलते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट प्लांट की एनर्जी पर कैसे पड़ता है? देखिए, नॉन टिलर का मतलब ये है कि ये व्हीट या राइस की तरह सॉइल से साइड शूट्स या सेकेंडरी ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करता। राइट, एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं होती। हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रांचेस ग्रो नहीं होती, प्लांट अपनी सारी मेटाबॉलिक एनर्जी और हार्वेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एक्सक्लूसिवली एक स्ट्रॉन्ग थिक मेन स्टेम और उस पर लगने वाले लार्ज कॉब्स को डेवलप करने में फोकस कर देता है। एनर्जी का कोई डाइवर्जन नहीं होता। ओह वाओ, दैट मेक्स सेंस। और इसके साथ जो मोनोइशियस कैरेक्टर मेंशन किया गया उसका क्या डायरेक्ट एडवांटेज है? क्योंकि ज़िया मेज़ प्रिडोमिनेंटली एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। बिल्कुल। तो अगर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी पर मौजूद हैं तो इस कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन का फ्लो इंटरनली कैसे ऑपरेट करता है? इसका फ्लोरल मॉर्फोलॉजी एक्चुअली बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक मास्टर क्लास है। प्लांट के अपवर्ड ग्रोथ के एंड में सबसे टॉप पर जो इलैबोरेट स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे टर्मिनल टैसल कहते हैं। ये मेल पार्ट है, राइट? यस। ये बेसिकली एक ब्रांच्ड पेनिकल होता है जिसके अंदर पॉलन प्रोड्यूस करने वाले स्टेमिनेट फ्लावर्स मौजूद होते हैं। ग्रोइंग प्लांट पर सबसे पहला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यही टर्मिनल टैसल अपीयर होता है। और फीमेल एनाटॉमी इस टर्मिनल टॉप से थोड़ा डिस्टेंस पर होती है। एग्जैक्टली। जिसे हम लैटरल ईयर या आम भाषा में कॉप कहते हैं। एग्जैक्टली। और इस प्लेसमेंट में एक डीप एवोल्यूशनरी लॉजिक है। लैटरल ईयर मेन स्टेम पर लगभग हाफ वे डाउन यानी सेंटर में ग्रो करता है। बोटैनिकली ये एक पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस है। पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस में रिलीज हुए फॉलिंग पॉलन को कैच करना। The way you describe it, ये लिटरली एक परफेक्टली टाइम्ड ग्रेविटी फेड डिलीवरी सिस्टम लग रहा है। टर्मिनल टैसल टॉप एक्सट्रीम पर पोजीशन किया गया है जहां से पॉलन कंटिन्यूअसली शेड होता है और ग्रेविटी नेचुरल वेक्टर की तरह एक्ट करती है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। वो पॉलन नेचुरली डाउनवर्ड फ्लो करता है जहां हाफवे पॉइंट पर लैटरल ईयर के कॉम्प्लेक्स सिल्क्स एक बायोलॉजिकल कैचिंग नेट की तरह इंतजार कर रहे होते हैं। इस स्पेशलाइज्ड डाउनवर्ड पाथवे की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। ये मैकेनिज्म बहुत ऑप्टिमल है
पर इस ग्रेविटी फेड सिस्टम की वल्नरेबिलिटी इसकी स्ट्रिक्ट टाइमिंग में है। टर्मिनल टैसल से पॉलन का रिलीज और फीमेल सिल्क्स का आउटवर्ड इमर्जेंस, इन दोनों इवेंट्स को एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ता है। अगर टाइमिंग ऑफ हो गई तो अगर किसी माइनर एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से इनकी ग्रोथ एसिंक्रोनी में चली गई, मतलब पॉलन पहले गिर गया और सिल्क्स बाद में आई, तो पॉलिनेशन मैकेनिकली फेल हो जाएगा। उसके रिजल्ट में कॉब तो बनेगा पर उस पर कोई सीड या दाना फॉर्म नहीं होगा। दैट्स अ ह्यूज रिस्क, है ना? और इस क्रिटिकल फेज में सीडलिंग प्लांट्स को स्ट्रिक्टली बेस सपोर्ट देने के लिए इनमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे सेमिनल रूट्स कहते हैं। इनका मेन और प्राइमरी फंक्शन एक्सक्लूसिवली इनिशियल सीडलिंग प्लांट्स को एफिशिएंटली नरिश करना होता है। पॉलिनेशन के बाद जब एक्चुअल ग्रेन फॉर्मेशन होता है तो उस सीड के अंदर की बायोकेमिस्ट्री आगे का सफर तय करती है। कर्नल एनाटॉमी का जो डिटेल्ड ब्रेकडाउन डोसियर में दिया है वो अपने आप में बहुत लेयर्ड है। हाँ, बहुत डिटेल्ड है। कर्नल सिर्फ एक हार्ड शेल नहीं है, उसकी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी में डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, जैसे पेरिकार्प, अंदर मास होल्ड करने वाला एंडोस्पर्म और सेंट्रल एम्ब्रियो जिसमें प्लूमूल और रेडिकल शामिल होते हैं। और साथ ही स्क्यूटेलम भी होता है। राइट, स्क्यूटेलम और कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा जैसे स्ट्रक्चर्स इस पूरे इंटरनल इकोसिस्टम को शील्ड करते हैं। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये ग्रीन प्राइमरीली एक मैसिव एनर्जी स्टोरेज यूनिट है। इसमें रफली 70% कार्बोहाइड्रेट्स, लगभग 10% प्रोटीन और अराउंड 4% ऑयल कॉम्पोजिशन होता है। वो क्रिप्टोजैंथीन नाम के स्पेसिफिक कंपाउंड की प्रेजेंस से जनरेट होता है। क्रिप्टोजैंथीन ही वो बायोकेमिकल एलिमेंट है जो उस अट्रैक्टिव येलो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस प्योर केमिकल कॉम्पोजिशन और एंडोस्पर्म मास में एक बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चरल रियलिटी है जिसे हमें केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। आप न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मेज के अंदर जो प्राइमरी प्रोटीन फॉर्म होता है उसे टेक्निकल टर्म्स में ज़ेइन कहा जाता है, और इसी एग्जैक्ट पॉइंट पर डॉसियर में एक बड़ी ग्लेरिंग कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट होती है। एक तरफ हम एब्सोल्यूट वॉल्यूम और एनर्जी के कारण इस क्रॉप को क्वीन ऑफ सीरियल्स का स्टेटस दे रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ डॉसिए एक्सप्लिसिट टर्म्स में स्टेट करता है कि ये जिया प्रोटीन क्रिटिकली डेफिशिएंट और इंटरनली डिफेक्टिव है। इस स्पेसिफिक जिया प्रोटीन स्ट्रक्चर में ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल एमिनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन और लाइसिन कंप्लीटली मिसिंग होते हैं। बिल्कुल मिसिंग होते हैं। तो मेरा पुशबैक ये है कि अगर एक क्रॉप पर ह्यूमंस प्राइमरीली डिपेंड करें तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी सीधा सीवियर मैलन्यूट्रिशन क्रिएट करेगी। तो क्या जिया मेज का ये हेवी 70% कार्बोहाइड्रेट और मैसिव फिजिकल यील्ड पर ओवर फोकस डायरेक्टली उसके प्रोटीन की इंट्रिंसिक क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है? ये पॉइंट एग्रीकल्चर साइंस का एक बहुत फंडामेंटल ट्रेड ऑफ एक्सपोज करता है। देखिए, जब हम वॉल्यूम और प्योर कैलोरिक डेंसिटी के लिए अग्रेसिवली फोकस करते हैं तो न्यूट्रिशनल परफेक्शन अक्सर सेकेंडरी हो जाती है। राइट। जिया मेज की बेसिक एवोल्यूशन एनर्जी स्टोरेज को मैक्सिमाइज करने पर बेस्ड है। ज़ेन प्रोटीन प्लांट की सीड सर्वाइवल, मैसिव इंडस्ट्रियल यूसेज और एनिमल फीड की रैपिड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए तो हाईली एफिशिएंट है, लेकिन स्ट्रिक्टली ह्यूमन न्यूट्रिशन के फ्रेमवर्क से देखें तो ये एक क्रिटिकल पैथोलॉजी इशू है, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद नहीं बना सकती। एग्जैक्टली। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन दोनों ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी इन्हें ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इन्हें एक्सटर्नल डाइट से ही कंज्यूम करना पड़ता है। इसलिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी सिर्फ मेज हैवी डाइट को सिवियर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स का प्राइमरी कॉज माना गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गई। एनर्जी आउटपुट हाई है पर बायोकेमिकल वैल्यू कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन इसी कार्बोहाइड्रेट और इंटरनल स्टार्च कॉम्पोजिशन के वेरिएशन के बेसिस पर ही कॉर्न को इंटरनेशनली कैटेगराइज किया गया है। हाँ, और ये क्लासिफिकेशन बहुत पुरानी है। डोसिए रेफर करता है श्रोटवेंथ के 1899 के टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स को। उन्होंने एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के आधार पर मेज को डिस्टिंक्टली अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। मैं ऑलवेज अज्यूम करता था कि जैसे स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न सिर्फ उनके एंड यूजेज के बेसिस पर अलग नामों से जाने जाते हैं, पर ये साइंटिफिकली इनहेरेंट मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस हैं। बिल्कुल। इन वेरिएशंस का एंटायर लॉजिक इस चीज पर डिपेंड करता है कि एंडोस्पर्म के अंदर हार्ड स्टार्च और सॉफ्ट स्टार्च फिजिकली कैसे लेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। राइट। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट प्रोमिनेंट टाइप है डेंट कॉर्न, जिसका साइंटिफिक नाम जिया मेज इंडेंटा है। ये यूएसए में सबसे एक्सटेंसिवली ग्रोन और कल्टिवेटेड फॉर्मेट है। इसका नाम इसलिए है क्योंकि सीड शेप में टॉप पर एक फिजिकल डेंट या गड्ढा बनता है।
ये डेंट बनता कैसे है? साइंस ये है कि ग्रेन के ड्राइंग फेज में हार्ड स्टार्च और सॉफ्ट स्टार्च एसेंशियली अलग-अलग अनइवन रेट्स पर मॉइस्चर लूज करके श्रिंक होते हैं। ये अनइक्वल श्रिंकिंग अपर सरफेस को लिटरली अंदर की तरफ पुल कर लेती है, क्रिएटिंग अ डेंट। और इसके ऑपोजिट जो टाइप इंडिया में हेविली कल्टीवेटेड है वो फ्लिंट कॉर्न है, यानी जिया मेज इंदुराता। सही कहा। इसमें ड्राइंग मैकेनिज्म इवन होता है, इसलिए इसका एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और कर्नल आउटर सरफेस कंप्लीटली स्मूथ रहता है, बिना किसी माइनर श्रिंकेज या डेंट के। तीसरा टाइप जो ग्लोबली पॉपुलर है वो है स्वीट कॉर्न, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में जिया मेज सैकराटा। स्वीट कॉर्न का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉसियर नोट करता है कि इसमें एक डिस्टिंक्ट जेनेटिक म्यूटेशन है। प्लांट की इंटरनल बायोलॉजी नॉर्मली नेचुरल शुगर्स को स्टार्च में अग्रेसिवली कन्वर्ट करती है, पर इस म्यूटेशन के कारण शुगर प्रोसेसिंग पार्शली ब्लॉक हो जाती है, जिससे इसमें स्वीटनेस मेंटेन रहती है और एक प्री मैच्योरिटी में ट्रांसलूसेंट हॉनी अपीयरेंस फॉर्म होता है। ये कैनिंग इंडस्ट्री के लिए एब्सोल्यूट बेसलाइन है। इन कमर्शियल टाइप्स के अलावा एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी अंडरलाइंग फिजिक्स सच में फैसिनेटिंग है। हम बात कर रहे हैं पॉपकॉर्न की। मैथमेटिकली जिया मेज एवर्टा, द मूवी थिएटर स्नैक। हाँ, जिसे आमतौर पर सिर्फ एक रिक्रिएशनल स्नैक कंसिडर किया जाता है, वो एक्चुअली एक्सट्रीम वेपर प्रेशर और थर्मोडायनामिक फ्रैक्चर का लाइव एग्जाम्पल है। इस स्पेसिफिक कर्नल का जो आउटर प्रोटेक्टिव शेल होता है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं, वो एक्सेप्शनली टफ, रिजिड और डीपली इम्पेनेट्रेबल होता है। और उस हार्ड शेल के सेंटर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हाईली स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट ट्रैप्ड रह जाता है। द फिजिक्स बिहाइंड दिस इज इनक्रेडिबल। जब कर्नल पर एक्सटर्नल हीट अप्लाई की जाती है तो कोर में ट्रैप्ड मॉइस्चर बॉयल होकर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। और पेरिकार्प इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गैस एस्केप नहीं कर पाती। एग्जैक्टली, अंदर कंटिन्यूअस वेपर प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है। जब थर्मोडायनामिक लिमिट फाइनली ब्रीच होती है और शेल अपनी टेंसाइल कैपेसिटी क्रॉस करता है तो पेरिकार्प एक एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ क्रैक होता है और सेंटर का लिक्विफाइड होनी एंडोस्पर्म एक मैसिव फ्लावरी मास में कंप्लीटली एक्सपैंड होकर बाहर निकलता है। एक बेसिक फिजिकल ट्रेट ने पूरी $multi-billion स्नैक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी। वही मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस क्रॉप की ट्रू स्ट्रेंथ है। इस मैट्रिक्स में और वेरिएंट्स भी हैं, जैसे फ्लावर कॉर्न, जिसे जिया मेज एमिलेसिया कहते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली सॉफ्ट स्टार्च कॉम्पोजिशन कैरी करता है। और वैक्सी कॉर्न भी है, राइट? यस, वैक्सी कॉर्न, जिया मेज सेरेटिना, जिसमें एक डिस्टिंक्ट इंटरनली 2 लेयर्ड एंडोस्पर्म होता है, जो स्पेसिफिक स्टार्च इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन के लिए हाईली प्राइज्ड है। और एक हिस्टोरिकली प्रिमिटिव टाइप है पॉडकॉर्न, यानी जिया मेज ज़्यूनिकाटा, जिसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। बिल्कुल, इसमें इंडिविजुअल कर्नल्स अपने ही हस्क से टाइटली कवर्ड होते हैं और मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं बची है। ये नेचुरल वेरिएशंस ऑब्वियसली वैल्यूएबल थे, लेकिन जिस स्केल का अनमैच्ड यील्ड पोटेंशियल आज हम देखते हैं वो इन नेचुरल क्लासिफिकेशंस के भरोसे नहीं मिलता। उस मास पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड थी, जहां जेनेटिक्स को फंडामेंटली ऑल्टर किया गया। ब्रीडिंग का रोल बहुत बड़ा रहा है। एग्रोनॉमी डॉसे का अगला सेगमेंट इसी जेनेटिक टाइमलाइन को ट्रैक करता है। इनिशियल अप्रोच बेस्ड जेनेटिक्स को मॉडिफाई करना था, जिसे इनब्रेड लाइंस का फाउंडेशन कहा गया। इस प्रोसेस में प्लांट को कंटिन्यूअस और फोर्स्ड सेल्फ पॉलिनेशन के साइकिल में डाला गया, ताकि एक पॉइंट पर आकर प्लांट जेनेटिक्स पूरी तरह यूनिफॉर्म, प्योर और हाईली होमोजाइगस बन जाए। और उसके अगले स्टेप में 1910 में EM ईस्ट और GH शल ने सिंगल क्रॉस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन डॉसी स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता है कि ट्रू ग्लोबल स्केल रेवोल्यूशन 1920 में आया था, जब DF जोन्स ने डबल क्रॉस टेक्निक प्रपोज की। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि आज तक इंडियन एग्रीकल्चर और कमर्शियल सीड इंडस्ट्री इंटेंसिवली इस टेक्निक पर ही हेविली रिलाई करती है। ये एग्रीकल्चर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। तो इनब्रेड्स और सिंगल क्रॉस के होते हुए स्पेसिफिकली इस डबल क्रॉस टेक्निक के मैकेनिज्म में ऐसा क्या मैथमेटिकल एडवांटेज था जिसने प्योरली सारे प्रीवियस फॉर्मेट्स को रिप्लेस कर दिया? इस ब्रेक थ्रू को समझने के लिए कमर्शियल सीड प्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स और प्लांट बायोलॉजी को कनेक्ट करना होगा। देखिए, जब ब्रीडर्स कंटिन्यूअस सेल्फिंग करके प्योरली होमोजाइगस इनब्रेड लाइंस क्रिएट करते हैं तो प्लांट का जेनेटिक मेकअप तो परफेक्ट और कंसिस्टेंट हो जाता है, लेकिन प्लांट वीक हो जाता है। हाँ, नेचुरली प्लांट अपनी फिजिकल रोबस्टनेस यानी विगर लूज कर देता है।
इनब्रेड प्लांट बहुत वीक और स्मॉल होता है। अब सिंगल क्रॉस टेक्निक में हम 2 डिफरेंट इनब्रेड लाइंस को फिजिकली क्रॉस करते हैं। इनका जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग निकलता है वो मैसिव विगर दिखाता है और यील्ड आउटस्टैंडिंग होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मदर प्लांट के पास थी। कमर्शियल सीड स्केल करने के लिए जिस प्लांट से बीज निकालना है, यानी वो वीक इनब्रेड लाइन, वो इतनी फ्रेजाइल होती है कि उसका टोटल सीड आउटपुट बहुत लो होता है। लो सीड आउटपुट का डायरेक्ट रिजल्ट था एक्सट्रीम हाई सीड कॉस्ट। ओह, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड फील्ड में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर उस प्योर हाइब्रिड सीड को फैक्ट्री लेवल पर सस्ते में और मास वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि बेस मदर प्लांट नेचुरली लो यील्डिंग थी। एग्जैक्टली। तो डीएफ जोन्स ने डबल क्रॉस टेक्निक से एसेंशियली इस पूरे बॉटलनेक को ही टेक्निकल लेवल पर बाईपास कर दिया। कैसे? डबल क्रॉस टेक्निक का आर्किटेक्चर ये है कि आप वीक इनब्रेड्स को वहां क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आप 2 हाईली विगरस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस कराते हैं। मतलब एसेंशियली हाइब्रिड इनटू हाइब्रिड। ओह वाओ। इस इक्वेशन से जो फीमेल और मेल प्लांट्स यूज हो रहे हैं सीड प्रोड्यूस करने के लिए, वो दोनों आर्टिफिशियली स्ट्रांग है। अब रोबस्ट और विगरस मदर प्लांट एक मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर उन हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स सीड्स को फिजिकली सस्टेन और प्रोड्यूस कर सकती है। इस डायरेक्ट शिफ्ट ने कमर्शियल सीड फार्मिंग के पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली वायबल कर दिया। स्केलेबल रोबस्ट जेनेटिक्स का इम्पैक्ट हम सीधा उन लैंडमार्क वैरायटीज के क्रोनोलॉजी में ट्रैक कर सकते हैं जो फॉर्मली रिलीज हुई। डॉसियर हाईलाइट करता है कि 1961 में सबसे पहले प्रॉपर डबल क्रॉस हाइब्रिड्स फॉर्मली रिलीज किए गए थे, जिसमें गंगा 1, गंगा 101 और दक्कन जैसी वैरायटीज थीं। राइट। इन्होंने इनिशियल यील्ड बेसलाइंस एस्टैब्लिश किए, फिर इवोल्यूशन के अगले स्टेज में अराउंड 1967 कॉम्पोजिट्स मार्केट में लाए गए, जैसे विक्रम, विजय और अंबर। फिर टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स जैसे गंगा 2 और हेविली फोकस्ड सिंथेटिक एंड रीजनल सिलेक्शंस भी आए। राजस्थान ओरिजिन की वैरायटीज जैसे माही कंचन और माही धवन बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल। और एक और नाम जो प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है वो है QPM शक्तिमान, जिसे रीजनल रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्टली अलाइन किया जाता है। ये प्योर टाइमलाइन बेसिकली सीड इंजीनियरिंग का एक फ्लॉलेस डायग्नोस्टिक ट्रेल है। संगम और गंगा सफेद जैसी क्रिटिकल हाइब्रिड्स इस कंटिन्यूअस जेनेटिक हैकिंग का ही सक्सेसफुल नतीजा हैं। ये सारी एक्सप्लिसिटली इंजीनियर्ड वैरायटीज इस बात का अनडिनाइबल प्रूफ है कि जिया मेज के जेनेटिक्स को इंसानों ने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड तक डीपली ऑप्टिमाइज किया है। लेकिन जेनेटिक्स की स्टोरी यहीं पर हाफ कंप्लीट होती है। उसके बाद क्या बचता है? एक जेनेटिकली फ्लॉलेस डबल क्रॉस हाइब्रिड सीड डेवलप कर लेना लैब का काम है। उस इमेंस जेनेटिक इंजन को ऑप्टिमम आउटपुट देने के लिए फील्ड में नेचुरली अलाउ नहीं छोड़ा जा सकता। उस सीड के अराउंड एक एब्सोल्यूट परफेक्शन वाली एनवायरनमेंट बिल्ड करनी पड़ती है। और वहीं से एंट्री होती है प्रिसीजन एग्रोनॉमी और रिजिड फील्ड मैनेजमेंट की। जब हम डॉसियर के सोइंग इकोलॉजिकल मैट्रिक्स रीड करते हैं तो ये डेफिनेटली कन्वेंशनल फार्मिंग जैसा फील नहीं देता। ये किसी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल असेंबली लाइन की इंस्ट्रक्शन मैनुअल लगती है। बिल्कुल सही कंपैरिजन है। क्लाइमेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिक्टली मैंडेट करता है कि क्रॉप डेवलपमेंट फेज में ऑप्टिमम कंटिन्यूअस बेसलाइन टेम्परेचर एग्जैक्टली 32 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए, और वेजिटेटिव फेज में हाई यील्ड पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए नाइट्स का कंप्लीटली वार्म टेम्परेचर रहना क्रूशल है। दूसरा प्रोटोकॉल जो हेवली फैसिनेटिंग है वो है लाइट इंटरसेप्शन मॉडल। सोइंग डायरेक्शन हमेशा एक्सक्लूसिवली ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस पीक रेट पर लॉक रहे। रीजनल ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया में स्पेसिफिकली बिहार का रीजन एक्सटेंसिव राबी मेज कल्टीवेशन के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी सेंटर पॉइंट बन चुका है। लेकिन इन एनवायरमेंटल ट्वीक्स के अलावा जो सबसे मैकेनिकल रूल एनफोर्स होता है वो है स्पेशियल ज्योमेट्री। वही फील्ड ज्योमेट्री असली यील्ड डिटर्मिनेंट है। खरीफ सीजन मैट्रिक्स क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली 65,000 से 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर पर लॉक रहनी चाहिए। एक स्पेसिफिक हेक्टेयर के स्केल पर यह मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सली स्टैंडर्ड रो स्पेसिंग एग्जैक्टली 60 सेंटीमीटर और प्लांट स्पेसिंग प्रिसाइजली 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये मैट्रिक्स एब्सोल्यूट है। जब मैं इस एग्जैक्ट 60 बाय 20 सेंटीमीटर के ग्रिड पर रिफ्लेक्ट कर रहा था तो ये किसी नेचुरली फ्लोइंग ऑर्गेनिक प्रोसेस से ज्यादा एक मॉडर्न हाई टेक ऑटोमोटिव असेंबली लाइन का पैरेलल लगा।
एक माइनर कैलकुलेशन शिफ्ट, 1 सेंटीमीटर की प्लेसमेंट एरर और पूरे लाइन की नेट प्रोडक्टिविटी इंस्टेंटली क्रैश कर जाएगी। इस स्ट्रिक्ट रिजिड मैट्रिक्स को एस्टैब्लिश करने के बाद ही कल्टीवेशन पर्पस और सीड टाइप के अनुसार स्टैंडर्डाइज्ड बेस रेट्स डिसाइड होते हैं। जैसे कॉम्पोजिट्स के लिए बेस रिक्वायरमेंट 15-20 किलो होती है और इंजीनियर्ड हाइब्रिड्स के लिए बेस एग्जैक्टली 25 kg सेट है, जबकि फोडर यानी हैवी ग्रीन बायोमास कल्टीवेशन के लिए वॉल्यूम अब्रप्टली 40-50 kg तक पुश कर दी जाती है। आपका असेंबली लाइन और प्लेसमेंट मैट्रिक्स वाला रेफरेंस कंप्लीटली स्पॉट ऑन है। फील्ड एग्रोनॉमी में इस स्ट्रिक्ट ज्योमेट्री का डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रिलेशन सॉइल मॉइस्चर, डीपली प्लेस्ड इंटरनल न्यूट्रिएंट्स और अवेलेबल ओवरहेड लाइट इंटरसेप्शन से है। अगर उस 60/20 सेंटीमीटर फॉर्मूला को लाइटली डिसरिगार्ड किया जाए तो इंटरप्लांट कंपटीशन अग्रेसिवली ट्रिगर हो जाता है। मतलब प्लांट्स एक दूसरे के रिसोर्सेज स्टील करते हैं। हाँ, प्लांट्स आपस में नेचुरली फाइट मोड में आते हैं, जिसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि रिसोर्स डेफिसिट के कारण मेल टैसल का फिजिकल डेवलपमेंट छोटा रह जाता है, फीमेल सिल्क्स प्रॉपर मॉइस्चर ना होने पर रिसेप्टिव नहीं हो पाती और इसेंशियली यील्ड एक्सपोनेंशियली ड्रॉप कर जाती है। इसलिए 60/20 सेंटीमीटर सिर्फ एक सजेशन नहीं, एक बायोलॉजिकल नॉन नेगोशिएबल रूल है। और अब अगर प्लेसमेंट और ग्रिड परफेक्टली सेट हो चुका है तो उस मैट्रिक्स को सस्टेन करने वाला सबसे मैसिव इनपुट वाटर और सॉइल इंटेग्रिटी है। डॉसियर स्पेसिफिकली क्रॉप के एब्सोल्यूट हाइड्रोलॉजी, उसके लाइफ एंड डेथ क्रिटिकल स्टेजेस और हाईली टॉक्सिक केमिकल वीड मैनेजमेंट की रियलिटीज डिस्क्राइब करता है। हाइड्रोलॉजी बहुत क्रिटिकल फेज है। हाइड्रोलॉजी डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स क्लियर रखते हैं कि पूरे ग्रोथ साइकिल में स्ट्रिक्टली 500 से 800 mm का क्यूमुलेटिव कंटिन्यूअस मॉइस्चर फ्लो रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ डॉसियर एक बहुत शार्प पैथोलॉजी नोट फ्लैग करता है। ये ग्लोबली डोमिनेंट प्लांट वाटर लॉगिंग के सिवियर सिनेरियोज को लेकर कंप्लीटली फ्रेजाइल और हाईली सेंसिटिव है। खेत में एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव पानी इसकी रूट रेस्पिरेशन चोक कर देता है। और उस ओवर सेंसिटिविटी की पीक टेस्टिंग प्लांट के स्ट्रिक्टली 2 क्रिटिकल मॉइस्चर जोन्स में होती हैं। ये हाईली मॉनिटर्ड स्टेजेस है, टैसलिंग स्टेज और सिल्किंग स्टेज। ये वही 2 एक्सप्लिसिट स्टेजेस हैं जिनका इंट्रिकेट मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग के फ्लोरल मॉर्फोलॉजी सेक्शन में ब्रॉडली एनालाइज किया था, है ना? एग्जैक्टली वही फेजेस। टैसलिंग जब डाउनवर्ड फॉलिंग पॉलन शेडिंग स्ट्रक्चर्स इनिशिएट होते हैं और उसके हाईली सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंस में सिल्किंग जब रिसेप्टिव कैचिंग फिलामेंट्स डेवलप होते हैं। और वाटर स्ट्रेस इस वक्त सबसे खतरनाक होता है। डोसियर की फाइंडिंग कंप्लीटली एब्सोल्यूट है। इन प्रिसाइज टेम्पोरल विंडोज पर अगर कोई माइनर एनवायरमेंटल या फिजिकल मॉइस्चर स्ट्रेस बिल्ड हो गया तो डेलिकेट रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कंप्लीटली डेसिकेट हो जाएंगे, पॉलन एसेंशियली नॉन वायबल निकलेगा और सिल्क्स कंप्लीटली ड्राई होके फेल हो जाएंगे। मतलब पॉलिनेशन पूरा आर्किटेक्चर इंस्टेंटली क्रैश होगा। बिल्कुल। टसलिंग के दौरान ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्यूरेट मॉइस्चर फ्लो चाहिए। पानी की एक बूंद की सडन कमी या रिवर्स एक्सट्रीम में खेत में गलती से जमा हुआ 1 इंच एक्सटर्नल वाटर लेयर, ये दोनों एक्सट्रीम्स उस हाईली स्पेशलाइज्ड क्वीन बायोलॉजिकल सिस्टम को थॉरली ओब्लिटरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग मार्जिन ऑफ एरर एसेंशियली जीरो रहता है। एब्सोल्यूट जीरो मार्जिन। और मॉइस्चर रेगुलेशन की इमीडिएटली बाद दूसरा क्रिटिकल पैरामीटर प्योर केमिकल वीड मोनोपोली सेट करना है। केमिकल वीड मैनेजमेंट एसेंशियली एक अग्रेसिव डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल फॉलो करता है जिसमें स्ट्रिक्ट सिंथेटिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वीड्स उस परफेक्ट एनवायरनमेंट को हाईजैक कर सकती हैं। सही कहा। पहला फेज प्री इमर्जेंस केमिस्ट्री है। वो 60/20 ग्रिड में वीड जर्मिनेट होने से एग्जैक्टली पहले एट्राजीन अप्रॉक्सीमेटली 0.75 kg के रिजिड फॉर्मेट में या मेटोक्लोर 50 EC स्पेसिफिकली हेवी ग्रासेस सप्रेस करने के लिए अप्लाई की जाती है। साथ ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्लॉक के लिए सिमजीन का यूटिलाइजेशन मेंशन है। और पोस्ट इमर्जेंस केमिस्ट्री, अगर फिर भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल ग्रास एलिमेंट्स लेटर स्टेजेस में डेवलप होते हैं तो स्ट्रिक्ट पोस्ट इमर्जेंस केमिकल्स का इंटरवेंशन डिप्लॉय होता है। यहाँ एसेंशियली मेसोट्रियन 75-150G एक्टिव इंग्रेडिएंट बेसिस पर यूज होती है, या स्पेसिफिकली ब्रॉड लीव्ड और हेवी रेजिस्टेंट ग्रासेस को टारगेट करने के लिए हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल, जिसका कमर्शियल नेम सेम्प्रा है, उस जैसा सिलेक्टिव हेवी सिस्टमिक कंपाउंड यूज किया जाता है। इन एब्सोल्यूट हार्श केमिकल्स का प्राइमरी लॉजिक वही असेंबली लाइन मैट्रिक्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारा वल्नरेबल सीड प्रैक्टिकली 32 डिग्री सेंटीग्रेड, परफेक्ट वार्मथ, हेवी प्री कैलकुलेटेड मॉइस्चर
और एक्सट्रीम सिंथेटिक न्यूट्रिएंट बेस पे फीड कर रहा है। ऐसे हाइपर रिच एनवायरनमेंट में वीड्स एक्सेप्शनली अग्रेसिवली थ्राइव कर सकती हैं। राइट। अगर एक्सटर्नल बायोलॉजिकल वीड ने अनस्पेसिफाइड प्लेस सॉइल रिसोर्सेज को साइफन ऑफ करना शुरू किया तो उन हाईली एक्सपेंसिव इनब्रेड हाइब्रिड्स की फील्ड एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन होके फेलियर बन जाएगी। उस फेलियर को विजुअली ट्रैक करने के लिए प्रॉपर डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। डॉसियर प्लांट के सरफेस फिजिकल प्रेजेंटेशन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है ताकि न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन ट्रैक हो। सबसे शार्प इंडिकेटर जिंक डेफिशिएंसी का मेंशन किया गया है, जिसे ब्रॉडली जेनेरिक क्लिनिक टर्म्स में व्हाइट बड सिंड्रोम कहा जाता है। व्हाइट बड, राइट। क्योंकि बेसिक जिंक नेचुरली लीफ स्ट्रक्चर में इंटरनल सर्कुलेशन नहीं करता, यानी नॉन मोबाइल होता है, तो डायरेक्टली नए ग्रोइंग एपिकल लीव्स या टॉप स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली एब्सोल्यूट व्हाइट कलर में ब्लीच आउट हो जाते हैं। और फॉस्फोरस डेफिशिएंसी का क्या फ्लैग है? फॉस्फोरस डेफिशिएंसी बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पर सिग्नल देती है। इस कंडीशन में प्लांट की बायोलॉजिकल ग्रोथ नेचुरली सीवियरली स्टंट हो जाती है और डार्क ग्रीन लीफ एलिमेंट्स के स्पेसिफिकली टिप्स और एक्सट्रीम आउटर मार्जिन्स पर एक बहुत क्लियर थिक पर्पलिश डिस्कलरेशन स्लोली सेट हो जाता है। ये डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स देखते हुए ये प्रैक्टिकली एग्रीकल्चरल साइंस नहीं बल्कि इंटेंसिव मेडिकल डायग्नोसिस का इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल लग रहा है, जहां फील्ड इंजीनियर प्लांट सरफेस वेरिएबल्स पढ़ के इंटरनल बायोकेमिस्ट्री को प्रिसाइजली करेक्ट करता है। एग्रोनॉमी लिटरली प्योर अप्लाइड मेडिसिन का डायरेक्टली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, जहां सब्जेक्ट इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू विजुअली अलर्ट फ्लैग्स रेज करता है, चाहे वो डिफिशिएंसी सिग्नल्स ट्रैक करना हो, रिजिड मॉइस्चर जोन्स कंट्रोल करना हो या स्पेसिफिक केमिकल टाइमलाइंस एग्जीक्यूट करना हो। इन कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड मेट्रिक्स और रिजिड बाउंड्रीज को सक्सेसफुली परमानेंटली सिंक्रोनाइज करना ही सच में ज़िया मेज़ का हाईली इंजीनियर्ड एब्सोल्यूट प्रोडक्शन फ्रेमवर्क है। तो इस डीप एग्जॉस्टिव बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डीप डाइव को अगर हम एक्सटेंसिवली कंसेप्चुअली पुल टुगेदर करके देखें तो क्लियर कंक्लूजन सामने आता है। पिछले इस टेक्निकल एक्सप्लोरेशन में हमने डीपली रियलाइज किया कि ज़िया मेज़ एक टोटली प्रिमिटिव बेसिक सेंट्रल अमेरिकन वाइल्ड ग्रास फॉर्म से रेडिकली इमर्ज होकर ग्लोबल स्केल तक कैसे इवॉल्व हुई है। एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट। एब्सोल्युटली। प्योर नेचुरल फॉर्म से शुरू होकर हाईली कंट्रोल्ड इंटरनल ब्रीडिंग टाइमलाइंस, ईस्ट की अर्ली क्रॉस टेक्निक्स, डीएफ जोन्स की यूनिवर्सली स्टैंडर्ड डबल क्रॉस जेनेटिक्स, फिजिकली इंजीनियर्ड पॉपकॉर्न और डेंट कॉर्न टैक्सोनॉमिक मॉर्फोलॉजी, एग्जैक्टली रिजिड 60 by 20 सेंटीमीटर का एक्सट्रीम इंडस्ट्रियल स्पेशल मैट्रिक्स और टैसलिंग और सिल्किंग की लाइफ और डेथ प्योरली सिंक्रोनाइज्ड हाइड्रोलॉजी तक, हर सिंगल फिजिकल वेरिएबल को इंसानों ने लिटरली परफेक्टली मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज किया है। और ओनली तभी ये हाइपर कॉम्प्लेक्स बोटानिकल स्ट्रक्चर फंक्शनली दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव सीरियल बन पाया है। बिल्कुल, लेकिन इस वॉल्यूम बेस्ड डोमिनेंस के स्ट्रिक्टली पैरेलल चलते हुए एक मेजर स्ट्रक्चरल और फाउंडेशनल फ्लॉ ऑब्वियसली अभी भी अनफिक्स्ड बरकरार है, और एसेंशियली यही आज का हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट है। आप ज़ेन्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं? हाँ, हमने अर्लियर सेशन में एक्सटेंसिवली एलैबोरेट किया था ज़ेन प्राइमरी प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क पर, जो बेसिकली एसेंशियल ह्यूमन कोर अमीनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन और स्ट्रिक्टली लाइसिन से इनहेरेंटली क्रॉनिकली डिफिशिएंट और स्ट्रक्चरली इनकम्प्लीट है। एक ऐसी कमर्शियल यूनिवर्सल क्रॉप सिस्टम जिसके बेस जेनेटिक्स को, फिजिकल ज्योमेट्री को और टोटल बायोकेमिकल एनर्जी एफिशिएंसी को हमने ग्लोबली स्ट्रिक्टली यील्ड और मैक्सिमम डेंसिटी के पैरामीटर्स पर लगभग मास्टर कर लिया है। वो एग्जैक्टली क्रूशियल पॉइंट पर आकर डायरेक्ट बेसिक ह्यूमन मैलन्यूट्रिशन की सिंपल प्रॉब्लम पर फेल करती है। ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जब सिविलाइजेशन डायरेक्टली पावरफुल जीन एडिटिंग प्रोटोकॉल्स और एक्सट्रीमली प्रिसाइज इंटरनल क्रिस्पर बेस्ड मॉडिफिकेशंस के एडवांस्ड एरा में एक्टिवली ऑपरेट कर रही है, तो एक बड़ा मैसिव साइंटिफिक क्वेश्चन इमीडिएटली ट्रिगर होता है। क्या इस टेक्निकली टैग्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स का ग्लोबली एंटिसिपेटेड नेक्स्ट ग्रैंड एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन प्योरली और ज्यादा फिजिकल वॉल्यूम पुश करने में टारगेटेड रहेगा, या फिर कुछ और? या फिर मॉडर्न एडवांस जेनेटिक आर्किटेक्चर का बेसिकली नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी इंटरवेंशन सीधा इंटरनली इसकी फाउंडेशनल जीन पैथोलॉजी को परमानेंटली रीराइट करके उसे एब्सोल्युटली फंक्शनली बायोलॉजिकली करेक्ट बनाने पर डायरेक्टली फोकस करेगा? इस बारे में डीपली सोचिए। क्या नेक्स्ट ग्लोबल फार्मिंग रेवोल्यूशन एक्चुअली क्वांटिटी का वॉल्यूम शिफ्ट होगा या एक्सक्लूसिवली डीप इंटरनल ह्यूमन न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर परफेक्शन का कंप्लीट सिस्टम रिबूट? आज के डीप डाइव में बस इतना ही।